कितना मुश्किल होता है ना, एक ऐसी लड़की को अपनी पत्नी के रूप में देखना जिससे आपने कभी बेइंतहा प्यार किया हो और वो लड़की आपके चेहरे पर बेइज्जती का थप्पड़ मारकर चली गई हो। इस वक्त प्रिया दुल्हन बनकर राजीव के कमरे में बैठी थी और राजीव ड्राइंग रूम में बैठकर सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। प्रिया को अपनी दुल्हन के रूप में देखकर राजीव के अंदर तो जैसे एक आग सी लग गई थी, क्योंकि इस वक्त उसकी नजरों के सामने वो पल घूमने लगा था जब प्रिया ने राजीव को जलील करके ठुकरा दिया था। ना जाने कितनी बातें सुनाई थी और किस तरह से उसकी उम्र का मजाक बनाया था, और आज राजीव उसी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर हो चुका था। राजीव तो प्रिया का चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसके दिल में ये ख्याल आया कि यही अच्छा मौका है इस लड़की से बदला लेने का, और आज मैं इस लड़की से ऐसा बदला लूंगा कि इसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन लूंगा और इसका वो हाल कर दूंगा कि ये लड़की अपनी मौत मांगेगी। जैसे ही राजीव के दिमाग में अतीत की बातें कौंधने लगी, उसका तो खून ही खौलने लगा था। राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस कमरे में आखिर जाएगा क्यों, और अगर चला भी गया तो अंदर जाकर करेगा भी क्या। खैर, राजीव ड्राइंग रूम में रखे सोफे से उठा और अपने हाथ में जलती हुई सिगरेट को सामने टेबल पर रखी एश-ट्रे पर रगड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए कमरे में दाखिल हो गया। प्रिया दुल्हन बनी राजीव की सेज सजाए उसके इंतजार में बैठी हुई थी, लेकिन राजीव तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। राजीव ने अपनी अलमारी खोली और अपना नाइट सूट निकाला और वॉशरूम में जाकर शावर ऑन कर लिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर लगी आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद एक मर्द अपनी बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता, और यही वजह थी कि राजीव बहुत देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा। लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे कि बीते दिन फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए हों। प्रिया राजीव की मां की सहेली की बेटी थी। राजीव की मां दुर्गा और प्रिया की मां गौरी बचपन की सहेलियां थी और उन दोनों के घर भी पास पास ही थे। राजीव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जबकि गौरी को 2 जुड़वा बेटियां थीं, प्रिया और प्राची। प्रिया और प्राची दोनों जुड़वा बहनें थीं, लेकिन उन दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल अलग अलग थी। बचपन से ही प्रिया और प्राची का पूरा दिन राजीव के घर पर ही बीतता था, और वो दोनों अपने घर कम और राजीव के घर पर ही ज्यादा रहती थी। क्योंकि राजीव की मां दुर्गा को बेटियां बहुत ज्यादा पसंद थीं, लेकिन राजीव की पैदाइश के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें दूसरा बच्चा लेने से मना कर दिया था, और इसी वजह से राजीव की मां की बेटी की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, और वो प्रिया और प्राची में ही अपनी बेटी की अधूरी ख्वाहिश पूरी करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में तो वो दोनों दुर्गा को ही अपनी माँ समझती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे वो दोनों बड़ी होती गईं, उन्हें अपनों की पहचान हो गई थी। जैसे ही प्रिया और प्राची बड़ी हुई तो राजीव को प्रिया से प्यार हो गया, क्योंकि वो एक खुशमिजाज लड़की थी, जबकि प्राची उससे बिल्कुल ही अलग थी और वो बहुत ही कम बोलती थी, और वो तो सिर्फ अपने काम से ही काम रखती थी। प्रिया और प्राची दोनों ही राजीव से 6-7 साल छोटी थी, और राजीव की दोस्ती उनके बड़े भाई समीर से थी, जो राजीव की उम्र का ही था। इसलिए राजीव भी अक्सर समीर के घर आता जाता रहता था, और जब भी राजीव समीर के घर जाता था तो प्रिया उसके पास आकर कहती थी, आप चाय पियेंगे क्या? तब राजीव कहता था, हाँ हाँ, अगर आप पिलाएंगी तो जरूर पीऊंगा। और फिर जब प्रिया चाय बनाकर ले आती तो राजीव उसके हाथों से बनी चाय की तारीफ भी करता था। उन दिनों राजीव की नई नई नौकरी लगी थी और समीर भी नौकरी कर रहा था, जबकि प्रिया और प्राची दोनों बहनें 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन वो दोनों तितलियों की तरह इधर उधर मंडराती रहती थी। कभी राजीव के घर आकर उसकी माँ से ढेरों बातें करने लगती, तो कभी किचन में कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी, और जब भी खाने में कुछ नया बनाती तो प्रिया राजीव के पास आकर कहती, जनाब जरा इसे खाकर तो देखें और जल्दी से बताइए कि ये कैसा बना है। ये देखकर राजीव की माँ हंसने लगी और कहने लगी, प्रिया बेटा, तुम अपने एक्सपेरिमेंट कर करके मेरे बेटे को जरूर मोटा कर दोगी। जो कुछ भी बनाती हो सब कुछ राजीव को ही खिला देती हो। मुझे तो डर है कि कहीं मेरा बेटा मोटा हो गया ना, तो इसके लिए दुल्हन मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तब प्रिया ने कहा, अरे आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरा खाना हेल्दी होता है। और फिर प्रिया राजीव की ओर देखते हुए कहने लगी, राजीव, अब आप ही बताइए, मेरा खाना हेल्दी होता है या नहीं? तब राजीव ने कहा, वो सब तो मैं नहीं जानता भाई, क्योंकि मैं तो खाने का शौकीन हूँ और जो प्यार से मिले वो सब कुछ खा लेता हूँ। जब राजीव को नौकरी करते हुए 1 साल पूरा हुआ तो उसकी माँ ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया और कहने लगी, बताओ राजीव, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो, वरना तुम्हारी चाची की बड़ी ख्वाहिश है कि उसकी भाई की बेटी से तुम्हारा रिश्ता कर दिया जाए, और वो बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की है।
तब राजीव ने कहा, नहीं माँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। तो राजीव की माँ कहने लगी, तो फिर तुम ही बता दो कि तुम किससे शादी करना चाहते हो। राजीव ने कहा, अरे माँ, मुझे जिस लड़की से शादी करनी है वो तो अभी बहुत ही छोटी है, इसलिए आपको मेरी शादी के लिए 1-2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए राजीव ने अपनी नजरें नीची कर ली। तो उसकी माँ ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अच्छा बेटा, तो तुम्हें गौरी की बेटियां पसंद है। तब राजीव ने कहा, हाँ माँ, मुझे प्रिया पसंद है। एक बार राजीव ऑफिस से थका हारा आया तो वो फ्रेश होने के बाद चाय पी रहा था। राजीव ने सोचा कि वो पहले लैपटॉप पर थोड़ा सा अपना काम निपटाएगा और उसके बाद ही आराम करेगा, क्योंकि कल उसे ये फाइल कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट करनी थी। गर्मागर्म चाय की चुस्कियां लेते हुए राजीव बस यही सोच रहा था कि तभी प्रिया उसके घर आई और कहने लगी, राजीव, मेरे साथ चलो ना, मेरी कॉलेज में एनुअल डे की पार्टी है और मुझे अपने लिए कुछ खास कपड़े खरीदने हैं, लेकिन समीर भाई मुझे नहीं ले जा रहे हैं। राजीव ने कहा, यार प्रिया, मैं अभी थका हारा घर आया हूँ और मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम भी निपटाना है। तब प्रिया ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती राजीव, लेकिन फिलहाल तो मुझे मार्केट जाना है, मतलब जाना है, और आपके साथ ही जाना है। आप अपना ऑफिस का काम बाद में निपटा लेना। प्रिया बच्चों की तरह जिद करने लगी तो राजीव ने कहा, ठीक है मेरी माँ, चलो चलता हूँ। ये कहते हुए राजीव ने अपना चाय का खाली कप एक तरफ रखा और अपनी बाइक की चाबी उठाई और प्रिया को लेकर मार्केट चला गया, क्योंकि राजीव और प्रिया दोनों के परिवारों में घर जैसा ही रिश्ता था। जैसे ही प्रिया मार्केट पहुंची और एक कपड़े की दुकान पर खड़ी हुई तो एक नीले रंग का ड्रेस अपने साथ लगाकर कहने लगी, ये कैसा लग रहा है राजीव, मैं इसे ही खरीद लूं क्या। तब राजीव ने कहा, प्रिया, मुझे लड़कियों के कपड़ों का कोई खास अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हें जो अच्छा लगता है वही खरीद लो। तो प्रिया कहने लगी, राजीव आप भी ना बहुत ही बोरिंग किस्म के इंसान है, कुछ नहीं तो कम से कम अपनी राय ही बता देते ना यार। अच्छा ठीक है, चलिए, अब आपको जो पसंद है आप वही बता दीजिए, मैं वही खरीद लूंगी। तब राजीव ने कहा, अरे प्रिया, इसमें मेरी पसंद नापसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। देखो, अब मेरे वक्त में एनुअल फंक्शन में तो सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही आती थी, तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगे तो तुम भी साड़ी ही पहन लो। तब प्रिया कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी साड़ी ही पहन लूंगी, लेकिन अब आप मुझे ये तो बताओ कि आपको साड़ी किस रंग की पसंद है। तब राजीव ने एक लाल रंग की साड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वाली साड़ी खरीद लो, लाल रंग तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर प्रिया मुस्कुराने लगी और उसने तुरंत ही वो लाल रंग की साड़ी खरीद ली। उसके बाद प्रिया को जो कुछ भी खरीदना होता था वो हर बार राजीव से ही पूछती थी। कभी हाथों की चूड़ियों के लिए पूछती तो कभी कानों के झुमके के लिए पूछती और कहने लगती, जल्दी बताओ राजीव, कौन सा अच्छा लग रहा है। और जब राजीव उन सारी चीजों को देखता तब उसे तो प्रिया पर सब कुछ ही अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी प्रिया की जिद पर वो किसी एक चीज पर हाथ रख देता था। कुछ देर बाद प्रिया कहने लगी, राजीव, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझे आइसक्रीम खानी है। और फिर जब राजीव ने उसे आइसक्रीम दिलाई तो कहने लगी, अभी भी बहुत गर्म लग रहा है, अब मुझे जूस पीना है। राजीव ने उसे जूस दिलाया और कहने लगा, जल्दी करो प्रिया, मुझे घर जाकर ऑफिस का काम भी निपटाना है। तब प्रिया ने कहा, हाँ हाँ बस 2 मिनट, लेकिन फिर 2 मिनट करते करते प्रिया ने और भी चीजें खरीदने में इतना वक्त लगा दिया कि हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। घर पहुंचते ही राजीव ने कहा, प्रिया, अब से मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि मार्केट पहुंचते ही तुम तो पागल हो जाती हो, पता नहीं कितना वक्त लगा देती हो। तब प्रिया कहने लगी, अच्छा ठीक है ना, अब थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग गया तो लग गया, लेकिन अब आप समीर भाई जैसी बातें मत किया करो। और फिर जिस दिन प्रिया का एनुअल डे था उस दिन भी प्रिया तैयार होकर राजीव के घर आई और कहने लगी, राजीव, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो राजीव ने कहा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। राजीव को ऐसा लगता था कि जिस तरह से प्रिया उसे अहमियत दे रही थी, शायद वो भी राजीव को पसंद करती है। राजीव की मां को उसकी शादी करवाने की बहुत ही जल्दी थी, इसलिए उन्होंने कहा, राजीव बेटा, मैं ऐसा करती हूँ कि गौरी से तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते की बात कर लेती हूँ, ताकि तेरा और प्रिया का रिश्ता पक्का हो जाए, क्योंकि दोनों ही बहनें खूबसूरत हैं और बहुत प्यारी भी हैं, इसलिए उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी आने लगे हैं। ये सुनकर राजीव भी थोड़ा सा परेशान हो गया और कहने लगा, ठीक है माँ, आप गौरी आंटी से बात कर लीजिए। अंदर ही अंदर राजीव भी यही चाहता था कि प्रिया उसके नाम हो जाए, क्योंकि राजीव प्रिया के प्यार में बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन वो उन मर्दों में से नहीं था जो अपने प्यार और बेताबियों को संभाल ना सके और अपने प्यार का इजहार करता फिरे।
राजीव ने अपने सारे जज्बात शादी के लिए संभाल कर रखे थे, ताकि शादी के बाद वो प्रिया से अपने प्यार का इजहार कर सके और उसे बता सके कि वो प्रिया से कितना प्यार करता है। राजीव की मां ने जब गौरी से प्रिया का रिश्ता मांगा तो गौरी भी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, अरे दुर्गा, मुझे इस रिश्ते में क्या एतराज हो सकता है भला, और फिर हमारे परिवारों के बीच तो एक घरेलू रिश्ता है। हालांकि मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी अगर मेरी बेटी तेरी बहू बनती है तो, और वैसे भी राजीव तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। राजीव जैसा जीवन साथी मिलना मतलब मेरी प्रिया की तो जैसे किस्मत ही खुल गई समझो। ऐसे ही राजीव का रिश्ता प्रिया से तय हो चुका था और राजीव बहुत ही खुश था। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रिया राजीव के घर उस वक्त आई जब राजीव घर पर अकेला था। राजीव की मां दुर्गा और प्रिया की मां गौरी दोनों ही शादी की शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और शायद प्रिया ये बात जानती थी कि राजीव घर पर अकेला है, इसीलिए उसने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत ही गुस्से में है। राजीव ने कहा, अरे भाई आ तो रहा हूँ यार, लेकिन आप है कौन? तो प्रिया कहने लगी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ प्रिया। प्रिया की आवाज सुनकर राजीव पहले तो थोड़ा सा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने दरवाजा खोल दिया। राजीव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिश्ता तय होने के बाद भी प्रिया उसके घर आ सकती है, क्योंकि राजीव के खानदान की परंपरा के मुताबिक रिश्ता तय होने के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। प्रिया ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और फिर राजीव का हाथ पकड़कर उसे राजीव के कमरे में ले जाने लगी। ये सब देखकर राजीव तो हैरान रह गया कि आखिर प्रिया ये सब क्या कर रही थी। राजीव को उसके कमरे में ले जाकर प्रिया ने राजीव का हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, राजीव, आपने किससे पूछकर रिश्ता मांगा था मेरा? राजीव ने कहा, अरे यार प्रिया, क्या हो गया है तुम्हें, और मैंने ऐसा भी क्या गलत कर दिया है यार? तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैंने मम्मी से कहकर तुम्हारे लिए रिश्ता भिजवा दिया और तुमने भी तो हाँ कर दी है ना, तो अब क्या हो गया है तुम्हें? तब प्रिया ने कहा, लेकिन राजीव, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं मम्मी से कह कर थक गई हूँ कि मुझे राजीव से शादी नहीं करनी है, लेकिन पता नहीं मम्मी को आप में ऐसी कौन सी खूबी नजर आ गई है जो अपने बच्चों में नजर नहीं आती। राजीव, क्या मैंने आपसे कभी भी ये कहा था कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या आपसे शादी करना चाहती हूँ? तब राजीव ने कहा, नहीं यार, तुमने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी ना? तो प्रिया कहने लगी, हाँ करनी है ना, लेकिन आपसे नहीं करनी। आपको पता भी है कि आप मुझसे उम्र में पूरे 7 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी आपने मेरी माँ से मेरा रिश्ता मांग लिया। लेकिन क्यों राजीव, क्यों? प्रिया का लहजा, उसका अंदाज और उसकी बातें सुनकर तो राजीव हैरान रह गया और वो कहने लगा, प्रिया तुम ठीक तो हो ना, और आज ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कल तक तो मैं तुम्हें बुरा नहीं लगता था और आज अचानक ही तुम्हें मुझ में ऐब नजर आने लगे हैं। ये कहते हुए राजीव का लहजा भी सख्त हो गया, क्योंकि प्रिया की बातें सुनकर राजीव को भी गुस्सा तो आया ही था। प्रिया कहने लगी, राजीव, आप ऐब की बात कर रहे हैं, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप में ऐसी खूबी भी क्या है कि कोई लड़की आप पर मर मिटने को तैयार हो जाए? अगर मैं आपसे मुस्कुराकर बात कर लेती थी तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मैं आपके प्यार में पागल हो चुकी हूँ या फिर मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। अगर आपको हमारा परिवार इतना ही अच्छा लगता है तो आप प्राची से शादी कर लीजिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तो आपको एक अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपकी मुझ पर इतनी गंदी नजर होगी। प्रिया के आखिरी शब्द सुनकर तो राजीव के अंदर जैसे एक आग सी लग गई थी। राजीव ने गुस्से से कहा, प्रिया जुबान संभाल कर बात करो। तब प्रिया ने कहा, खुद से तो अपने जज्बात भी नहीं संभाले गए और मुझे जुबान संभालने के लिए कह रहे हैं। मैं तो आपको अपना अच्छा दोस्त समझती थी और आप मुझ पर ऐसी नजर रखते थे। ऐसी हरकत करते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई। लेकिन अब अगर आपने इस शादी से इनकार नहीं किया ना, तो याद रखिए मैं जहर खाकर मर जाऊंगी, लेकिन आपकी पत्नी तो कभी नहीं बनूंगी। इतना कहकर प्रिया ने बड़ी जोर से राजीव के मुंह पर बेइज्जती का तमाचा मारा और अपने घर को लौट गई। कुछ देर बाद राजीव की माँ भी शॉपिंग से वापस आ गईं और तब राजीव की हालत ऐसी थी कि उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल था। राजीव की माँ उसे सगाई की अंगूठी और शादी का जोड़ा दिखाने लगी और कहने लगी कि प्रिया के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक चीज खरीदी है और उसके क्रेडिट कार्ड को पूरा खाली कर दिया है। राजीव की माँ राजीव को उसका क्रेडिट कार्ड वापस लौटाते हुए कहने लगी, राजीव बेटा, मैंने अपनी बहू के लिए पूरे 2 लाख की शॉपिंग की है ताकि तेरी शादी में कोई भी कमी ना रह जाए। आखिर मेरे इकलौते बेटे की शादी है, मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी।
उस वक्त तो राजीव ने अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं दिया, लेकिन रात को वो अपनी माँ के कमरे में गया और कहने लगा, माँ, क्या आपने गौरी आंटी से पूछा था कि इस रिश्ते में प्रिया की मर्जी शामिल है या नहीं? तब राजीव की माँ कहने लगी, अरे बेटा, गौरी ने प्रिया से पूछा ही होगा ना, तभी तो हमें जवाब दिया है। तब राजीव ने कहा, लेकिन माँ, हो सकता है कि इस शादी में प्रिया की मर्जी शामिल ना हो और गौरी आंटी ने अपनी तरफ से ही हाँ कर दी हो। तब राजीव की माँ कहने लगी, राजीव बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, और वैसे भी हमारे यहाँ तो बच्चों की शादी के फैसले माँ बाप ही करते हैं। राजीव ने कहा, लेकिन माँ, ये सब पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। आप ऐसा करें कि आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। ये सुनकर तो राजीव की माँ उस पर बरस पड़ी और कहने लगी, राजीव, तुम पागल हो गए हो क्या? ये बैठे बैठे ही अचानक तुम्हें कैसा दौरा पड़ गया है? मत भूलो कि ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय हुआ है। तुम्हारी शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी है और 4 दिन बाद तुम्हारी और प्रिया की मंगनी है, और अब तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो। देखो राजीव, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तब राजीव ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस अब मैं प्रिया से शादी नहीं करना चाहता। तब राजीव की माँ ने कहा, अब बस भी करो राजीव, वरना मैं तुम्हारे मुंह पर 2 थप्पड़ लगा दूंगी। कल तक तो तुम्हें प्रिया से शादी करने की जल्दी पड़ी थी, और आज जब सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है तब तुम इनकार कर रहे हो। इस बार राजीव ने थोड़ा सख्ती से कहा, माँ, ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं प्रिया से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। बाकी आप जहाँ चाहें मेरी सगाई करवा सकती हैं, मेरी शादी भी करवा सकती हैं, आपका जो दिल करे वो कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इतना कहकर राजीव अपने कमरे में आ गया और फिर 2 दिन तक तो वो अपने कमरे में ही बैठा रहा। जितना घटिया इंसान होने का प्रिया ने राजीव पर इल्जाम लगाया था, राजीव वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। राजीव प्रिया से प्यार जरूर करता था और उसकी इज्जत भी करता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि उसकी खुद की कोई इज्जत ही नहीं थी। जब प्रिया राजीव को जलील करके उसे ठुकरा कर चली गई थी, तो राजीव को भी प्रिया के साथ कोई भी रिश्ता रखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। 4 दिन बाद जब मंगनी का दिन आया तो राजीव की माँ कहने लगी, राजीव बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तब राजीव ने कहा, माँ, मैंने कुछ कहा था ना आपसे, क्या आपको वो सब कुछ मजाक लग रहा था? ठीक है, चलो माँ, आप ऐसा करें कि चाची के भाई की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनते ही राजीव की माँ ने राजीव के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, राजीव, बस अब बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। राजीव को अब समझ आ गया था कि माँ से बात करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने अपने कपड़े वहीं बेड पर फेंके और गौरी आंटी के घर चला गया। जब राजीव ने डोरबेल बजाई तब प्राची ने दरवाजा खोला तो राजीव ने कहा, प्राची, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे सच सच जवाब दोगी? तब प्राची ने कहा, जी कहिए। तो राजीव ने कहा, प्राची, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर तो प्राची हैरत से राजीव को देखने लगी और कहने लगी, राजीव, ये आप क्या कह रहे हैं? तब राजीव ने कहा, देखो प्राची, मुझे गोलमोल बातें करने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? और हाँ देखो प्राची, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और इस शादी के लिए तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसलिए सोच समझकर जवाब देना और जल्दी देना, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। तब प्राची ने कहा, राजीव, मुझे तो इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपकी मंगनी तो प्रिया से हुई है ना, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक ही अपना फैसला बदल दिया? राजीव ने कहा, बस प्राची, अब मैं प्रिया से शादी नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो जल्दी बता दो, वरना आज के बाद इस घर से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा, क्योंकि मैं प्रिया के रिश्ते से इनकार करने आया हूँ। राजीव की ये बात सुनकर पहले तो प्राची की रंगत उड़ गई, लेकिन फिर वो कहने लगी, राजीव जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। राजीव ने प्राची से कहा, आंटी जी घर पर हैं क्या? तो वो कहने लगी, जी हाँ, अपने कमरे में है। ये सुनते ही राजीव तुरंत ही गौरी के कमरे में चला गया, और वैसे भी गौरी राजीव से बहुत प्यार करती थी और उसने कभी भी राजीव में और अपने बेटे समीर में फर्क नहीं किया था। गौरी अपने कमरे में बैठी हुई थी और प्रिया भी उसके बराबर में ही बैठे हुए रो रही थी। राजीव को देखकर प्रिया बहुत ही नफरत से उसकी ओर देखने लगी कि तभी गौरी ने कहा, अरे राजीव बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजीव ने कहा, आंटी जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तब गौरी ने प्रिया को बाहर जाने का इशारा किया तो प्रिया कमरे से बाहर चली गई।
राजीव गौरी के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठ गया और कहने लगा, आंटी जी, आप तो जानती है ना कि मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की तरह ही माना है। तब गौरी ने राजीव के सिर पर हाथ रखा और कहने लगी, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ और मैंने भी तुम में और समीर में कभी कोई फर्क नहीं किया है। बताओ राजीव बेटा, आखिर बात क्या है और आज मंगनी वाले दिन तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? सब कुछ ठीक तो है ना? तब राजीव ने कहा, आंटी जी, मेरी माँ जिस दिन आपके घर मेरा रिश्ता लेकर आई थी, उस दिन उन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। जब मम्मी ने आपके घर में मेरा रिश्ता चलाने की बात की तो मैंने धीरे से प्राची का नाम लिया था और उन्हें ऐसा लगा कि मैंने प्रिया का नाम लिया है। और ये सब कुछ मुझे आज सुबह ही पता चला कि मेरी मंगनी प्राची से नहीं बल्कि प्रिया से हो रही है, लेकिन मैं तो प्राची को पसंद करता हूँ। प्लीज आंटी जी, अगर आप चाहें तो ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि मम्मी को आपसे बात करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तब गौरी ने कहा, ठीक है बेटा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि अगर तुम्हारी शादी प्रिया से ना होकर प्राची से होती है तो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा ही समझा है और मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम मेरे दामाद बनो, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले। तो क्या हुआ अगर तुम प्रिया के नसीब में ना होकर प्राची के नसीब में मिले हो? आखिर बनोगे तो तुम मेरे ही दामाद ना। राजीव ने गौरी के दोनों हाथों पर अपनी पलकें झुका ली और कहने लगा, थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। इतना कहकर राजीव अपने घर लौट आया और घर पहुंचते ही उसने अपनी माँ को भी सारी बात बता दी। राजीव की माँ कहने लगी, सच में राजीव, तुम ना मेरी समझ से बिल्कुल ही परे हो। तुम्हारे दिमाग में कब क्या चलता रहता है ये तो कोई भी नहीं समझ सकता। तब राजीव ने कहा, लेकिन माँ, अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने खुद ही गौरी आंटी से बात कर ली है और अब सारा मामला ठीक हो चुका है। बस अब आपको सिर्फ इतना ही करना है कि ये जो शादी का जोड़ा और बाकी सारा सामान आपने अपनी बहू के लिए लिया है ना, वो प्रिया को नहीं बल्कि प्राची को देने हैं। इतना कहकर राजीव ने अपनी माँ के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगा, अरे माँ, अब तो खुश हो जाओ, आपके बेटे की शादी आपकी सहेली की बेटी के साथ ही होने जा रही है। उस दिन मंगनी का प्रोग्राम भी अच्छे से निपट गया और कुछ महीनों बाद राजीव और प्राची की शादी भी हो गई। शादी की किसी भी रस्म के लिए प्रिया राजीव के पास नहीं आई थी और शादी की सारी छोटी बड़ी रस्में प्राची की कजिन्स ने ही निभाई थी। राजीव खुद भी यही चाहता था कि अब प्रिया कभी भी उसके सामने ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों उसका दिल अभी भी प्रिया के नाम पर जोर जोर से धड़कने लगता था। प्राची दुल्हन बनी राजीव की सेज सजाए उसके सामने बैठी हुई थी और राजीव ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया कि वो प्राची को कभी कोई भी धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने प्रिया के प्यार को अपने दिल में ही कहीं दफन कर दिया। और अब अगर राजीव के दिल में प्रिया के लिए कोई जज्बात थे तो वो सिर्फ और सिर्फ नफरत के थे। हालांकि शादी के बाद राजीव ने कभी भी प्राची को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और उसे हमेशा अपने करीब ही रखा और उससे अपने प्यार का इजहार भी करता रहा। लेकिन शादी के बाद राजीव अपने ससुराल बिल्कुल भी नहीं जाता था, क्योंकि राजीव जानता था कि वहाँ प्रिया होगी और वो तो प्रिया का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। एक दिन प्राची ने राजीव के कंधे पर सिर रखा तो राजीव ने उसे अपने साथ लगा लिया। तब वो कहने लगी, राजीव, मैं नहीं जानती थी कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरी शादी एक बहुत ही अनरोमांटिक इंसान से हुई है। तब राजीव ने प्राची का हाथ थामकर अपने होठों से लगा लिया और कहने लगा, पहले की बात छोड़ो प्राची, लेकिन अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुनकर प्राची मुस्कुराने लगी तो राजीव ने कहा, प्राची, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना? तो प्राची कहने लगी, नहीं राजीव, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक बार गौरी आंटी राजीव के घर आई, तब वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। गौरी राजीव की माँ दुर्गा से कहने लगी, दुर्गा, प्राची की शादी राजीव से हो गई तो मानो मेरा तो जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन दूर हो गया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि प्रिया की जिंदगी में भी कोई राजीव जैसा जीवन साथी आ जाए, ताकि मैं अपनी दोनों बेटियों की टेंशन से मुक्त हो जाऊँ। दुर्गा, तुम राजीव से बात करो ना कि अगर उसका कोई दोस्त या कलीग मेरी प्रिया के काबिल हो तो वो मेरी प्रिया के लिए उससे बात करे। राजीव भी उसी वक्त ऑफिस से लौटा था और वो गौरी और दुर्गा की बातें सुन चुका था, लेकिन वो ऐसे तो अनजान बनकर अपने कमरे में चला गया जैसे कि उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद प्राची राजीव से कहने लगी, राजीव, आपके इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं और वो सब के सब इतने अच्छे अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर आप उनसे प्रिया के रिश्ते के लिए बात क्यों नहीं करते? तब राजीव ने कहा,
प्राची वो इसलिए क्योंकि मेरे सारे दोस्त मेरी ही उम्र के हैं और तुम्हारी बहन अभी बहुत ही छोटी है, बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची है, तो उसके लिए तुम उसकी ही उम्र का कोई लड़का ढूंढोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर राजीव अपने लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। तो प्राची कुछ देर तक तो चुपचाप राजीव को देखती रही, लेकिन फिर कहने लगी, क्या हुआ राजीव, आपकी प्रिया से कोई बात हुई है क्या? राजीव ने कहा, नहीं तो, मेरी तो उससे कोई भी बात नहीं हुई है। तब प्राची कहने लगी, कुछ तो बात जरूर है राजीव, क्या प्रिया ने कुछ कहा है आपसे? क्योंकि अब आपका रवैया उसके साथ बदल गया है, आप पहले की तरह उससे बात नहीं करते। राजीव ने कहा, नहीं प्राची, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, और अब मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं वहाँ तुम्हारे लिए आता था, तुम्हें देखने आता था, लेकिन अब तो तुम यहीं मेरे पास ही हो, तो फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? ये कहते हुए राजीव ने प्राची का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, राजीव, आपने तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं होने दिया कि आप मुझसे इतना प्यार करते थे। तब राजीव ने कहा, हाँ प्राची, मेरा प्यार ऐसा ही है, और मैं अपना प्यार अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने एहसास से बताता हूँ कि मैं किससे कितना प्यार करता हूँ और किससे कितनी नफरत करता हूँ। और फिर जैसे ही नफरत शब्द राजीव की जुबान पर आया तो उसकी आंखों के सामने प्रिया का चेहरा घूमने लगा, जिसे वो कभी बेहद प्यार करता था। शादी के 6 महीने बाद प्राची उम्मीद से हो गई, और ये खबर सुनकर राजीव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अब तो राजीव प्राची का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा था, और उसकी माँ तो प्राची का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी कि उसे जमीन पर पैर तक नहीं रखने देती थी। घर में सबका इतना प्यार पाकर प्राची भी बहुत खुश थी, लेकिन डिलीवरी के वक्त उसका बीपी बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, और इतना हाई हो गया कि डॉक्टर भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। राजीव का बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने इस खुशखबरी के साथ एक ऐसी बुरी खबर सुनाई कि घर में खुशी की जगह मातम छा गया, क्योंकि अपने बच्चे को जन्म देते ही प्राची इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, और ये सदमा राजीव के लिए इतना बड़ा था कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। राजीव ने तो अस्पताल में शोर मचा दिया, और वो लेडी डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर आप झूठ बोल रही हैं, मेरी प्राची को कुछ नहीं हो सकता। अभी अभी तो घर से आते वक्त वो बिल्कुल ही ठीक थी, तो फिर वो अचानक ही ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती है? डॉक्टर प्लीज आप एक बार उसे फिर से चेक करें ना, देखना वो बिल्कुल ही ठीक होगी। राजीव तो प्राची की मौत की खबर सुनकर वाकई में पागल हो चुका था, और उसने अपने बेटे को तो हाथ भी नहीं लगाया था। राजीव की मां का भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, और गौरी तो सदमे की वजह से बेहोश हो गई थी। आखिर दोनों माओं ने आज अपनी एक बेटी को खो दिया था। हाल तो प्रिया का भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिलहाल बच्चे को वही संभाल रही थी। राजीव ने जब अपने हाथों से अपनी प्राची का अंतिम संस्कार किया तो मानो वो तो जैसे एक पत्थर की मूर्ति बन चुका था। राजीव की मां ने अपने बेटे को जिंदगी की तरफ लाने के लिए उसके रोते हुए बेटे को उसकी गोद में डाला, तो राजीव उसे अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा, और प्राची की इस प्यार की निशानी को बेनतहा माथे पर और उसके गालों पर प्यार करने लगा। लेकिन उसके बाद से राजीव का बच्चा ज्यादातर वक्त प्रिया के पास ही रहता था। कभी राजीव की माँ उसे संभालती तो कभी प्रिया की माँ संभालती, लेकिन उस बच्चे को तो प्रिया की आदत ही हो चुकी थी। एक दिन राजीव की माँ राजीव से कहने लगी, राजीव बेटा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर राजीव हैरत से अपनी माँ को देखने लगा और कहने लगा, माँ आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन फिर कभी मत कहना। तब राजीव की माँ ने कहा, राजीव समझने की कोशिश करो बेटा, तुम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच सकते, एक बार अपने नन्हे से बच्चे के बारे में भी तो सोचो। अगर मैंने तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवाई तो वो तुम्हारे बच्चे को कभी माँ की ममता नहीं दे पाएगी। तब राजीव ने कहा, लेकिन माँ मुझे अब दोबारा शादी करनी ही नहीं है, मुझे प्राची से प्यार था तो मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन अब मैं उसकी जगह किसी भी और लड़की को नहीं दे सकता। तब राजीव की माँ ने कहा, तो क्या अब अपनी पूरी जिंदगी प्राची के नाम पर ही बिता दोगे? तब राजीव ने कहा, हाँ माँ, अब मैं अपनी सारी जिंदगी प्राची के नाम पर ही बिताना चाहता हूँ। राजीव की ये बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेवकूफी भरी बातें मत करो राजीव, तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अकेले नहीं बिता सकते। प्रिया इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तो अपने भांजे को माँ का प्यार देगी। तब राजीव ने कहा, प्रिया की जरूरत ना तो मुझे है और न ही मेरे बच्चे को। इतना कहकर राजीव प्रिया के घर की तरफ चला गया और जाकर सीधा प्रिया के कमरे पर दस्तक देने लगा। प्रिया उस वक्त बच्चे को गोद में लेकर कमरे के चक्कर लगा रही थी, शायद वो बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। प्रिया ने कमरे के अंदर से ही आवाज लगाई और कहने लगी, कौन है? तो राजीव ने कहा, दरवाजा खोलो प्रिया, मैं हूँ राजीव।
ये सुनते ही प्रिया ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और राजीव ने एक झटके से उसकी गोद से अपना बच्चा ले लिया। तो प्रिया हैरत से राजीव की ओर देखने लगी। राजीव ने कहा, ये मेरा बेटा है और मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने 15-20 दिन तक मेरे बेटे का ख्याल रखा और तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तब प्रिया कहने लगी, राजीव ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माना कि ये आपका बेटा है, लेकिन ये मेरा भी तो कुछ लगता है ना। अभी फिलहाल ये मेरे पास तो रहा है, तो इसे मेरे पास रहने दीजिए ना। तब राजीव ने कहा, जी नहीं, मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद ही रख लूंगा। इतना कहकर राजीव अपने बच्चे को अपने घर ले आया और फिर जब राजीव की माँ ने ये सब कुछ देखा तो वो राजीव पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, राजीव ये क्या तरीका है भला? तब राजीव ने कहा, माँ आप बस दिन में ही मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ऑफिस से वापस आने के बाद मैं अपने बच्चे की जिम्मेदारी आप पर भी नहीं डालूंगा। राजीव की माँ कहने लगी, राजीव तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस बच्चे को ना तो मैं संभाल पाऊंगी और ना ही तुम संभाल पाओगे। पता नहीं तुम्हें प्रिया से क्या प्रॉब्लम है। पहले तो तुमने अचानक ही उस बच्ची से मननी तोड़ दी और प्राची से शादी कर ली, और अब जब वो बच्ची तुम्हारे बेटे को माँ का प्यार दे रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जब प्रिया को तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने में कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है भला? राजीव ने कहा, लेकिन माँ मुझे एतराज है और मैं प्रिया को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान के लिए प्लीज मुझसे ऐसे कड़े इम्तिहान ना लें जो मैं दे ही नहीं सकता। और फिर 4 दिन ही अपने बच्चे को संभालने में राजीव को अपनी नानी याद आ गई, क्योंकि राजीव चाहे कितनी ही कोशिश कर लेता उसका बेटा चुप होने का नाम ही नहीं लेता था और पूरी पूरी रात रोता रहता था। राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बच्चे को तकलीफ क्या थी। राजीव की माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए राजीव रात को अपनी माँ को भी जगा नहीं सकता था। रात भर अपने बच्चे को संभालने के बाद जब सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाना पड़ता था तो राजीव का दिमाग चकरा जाता था। अब राजीव को एहसास हो चुका था कि उसकी माँ ठीक ही कह रही थी कि बच्चे की देखभाल करना वाकई में आसान काम नहीं है, और ये काम उसका तो बिल्कुल भी नहीं था। राजीव को अपने बच्चे की देखभाल करते हुए अभी तो 3 दिन ही हुए थे कि जब प्रिया उसके घर आई और उसने राजीव के हाथ से उसका बच्चा ले लिया, जो बहुत ही ज्यादा रोए जा रहा था। वो बच्चा ना तो राजीव की माँ से संभल रहा था और न ही खुद राजीव से, लेकिन प्रिया की गोद में जाते ही वो तुरंत ही चुप हो गया था। प्रिया राजीव के बच्चे को प्यार करते हुए रोने लगी और कहने लगी, बस राजीव बस, अब बहुत रुला लिया है आपने मेरे बच्चे को, लेकिन अब मैं इसे आपके पास नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस बच्चे को एक माँ की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने बच्चे की किस्मत से माँ का प्यार मत छीनो। मुझ पर ना सही, लेकिन अपने बच्चे पर तो रहम करो। मैं अपनी बहन के बच्चे को माँ बनकर पालना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस अपने बच्चे के लिए मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। ये सुनकर राजीव तो हैरत से प्रिया को देखता ही रह गया, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकता था कि प्रिया खुद आकर उससे शादी की बात कर सकती है। प्रिया ने जिस तरह से राजीव को जलील करके ठुकराया था, राजीव आज भी उन शब्दों को भूला नहीं था, लेकिन फिलहाल अपने बच्चे के खातिर वो चुप रहा। कुछ दिनों बाद बहुत ही सादगी से राजीव और प्रिया की शादी हो गई, लेकिन राजीव अभी भी अपने कमरे में नहीं गया था। राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बाहर बैठा यही सोच रहा था कि कमरे में जाऊं तो जाऊं कैसे और कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि उसके पास तो कोई शब्द ही नहीं थे। कमरे में जाते ही राजीव सीधा वॉशरूम में चला गया और जब वो बाहर आया तो प्रिया बेड पर बैठी हुई थी। जैसे ही राजीव प्रिया के सामने आकर बैठा तो उसके अंदर की सारी नफरत उसकी आंखों में साफ झलकने लगी थी और उसका दिल तो कर रहा था कि आज वो अपनी बेइज्जती का ऐसा बदला ले ताकि प्रिया उसे जिंदगी भर याद रखे। जब राजीव प्रिया के सामने जाकर बैठा तब प्रिया इतनी नर्वस लग रही थी कि वो तो राजीव की तरफ नजरें उठाकर भी नहीं देख रही थी। राजीव ने कहा, बहुत मुश्किल होता है ना एक ऐसे शख्स को अपने जीवन साथी के रूप में अपने सामने बैठे देखना जिससे आपको बेहद ही नफरत हो। राजीव की बात सुनकर प्रिया ने एकदम से सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो राजीव कहने लगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, क्योंकि मैं तुमसे ऐसा कोई भी इम्तिहान लेना नहीं चाहता और न ही अपने बच्चे पर तुम्हारा कोई एहसान चाहता हूँ। मगर पता नहीं किस्मत ने क्यों तुम्हें मेरे सामने लाकर बिठा दिया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे सामने ना आऊँ। हालांकि एक ही घर में और एक ही कमरे में रहते हुए ये बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे पता है कि तुमने अपनी बहन के बच्चे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन तुम चिंता मत करना, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी।
हालांकि मुश्किल तो मेरे लिए होगा, तुम्हें अपने कमरे में बर्दाश्त करना और प्राची की जगह तुम्हें देखना मेरे लिए किसी तकलीफ से कम नहीं है, क्योंकि जितना प्यार मैंने प्राची से किया है और जितनी नफरत तुम मुझसे करती हो, उतनी ही नफरत मैं भी तुमसे करता हूँ। हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बस अब एक ही एहसास है, और वो है नफरत का एहसास। इसलिए बेहतर है कि हम दोनों सिर्फ वेदांत से जुड़े फर्ज ही निभाएं, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। इतना कहकर राजीव अपने बैग से उठ खड़ा हुआ और अपना तकिया उठाकर सोफे पर रखकर लेट गया। प्रिया की नजरें राजीव पर ही जमी हुई थी, लेकिन उसने राजीव से कुछ भी नहीं कहा। राजीव अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा। तभी प्रिया की चूड़ियों की आवाज उसके कानों से टकराई, तो उसने जरा सा बाजू हटाकर देखा तो प्रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गहने उतार रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ही उदास था। राजीव दोबारा से अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की कोशिश करने लगा और फिर कुछ देर बाद कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। सुबह जब राजीव अपने बेटे के रोने की आवाज सुनकर जागा, तो उसने देखा कि प्रिया भी जाग चुकी थी और वेदांत को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार कर रही थी। वेदांत को शायद भूख लगी थी, इसलिए प्रिया उसे लेकर कमरे से बाहर चली गई, तो राजीव भी उठकर बैठ गया, क्योंकि उसका ऑफिस जाने का वक्त हो चुका था। एक गहरी सांस लेकर राजीव अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और उसने अपने ऑफिस के कपड़े निकाले। तब तक प्रिया वेदांत को लेकर वापस कमरे में आ चुकी थी। राजीव अपना तौलिया लेकर वॉशरूम चला गया और फिर जब वो बाहर आया तब तक वेदांत फिर से सो चुका था। प्रिया ने राजीव से पूछा, आप नाश्ते में क्या लेंगे? तो राजीव कहने लगा, तुम्हें मेरे नाश्ते की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए राजीव ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगा, तो प्रिया कहने लगी, मैं मम्मी जी के लिए नाश्ता बना रही हूँ, तो साथ ही साथ आपके लिए भी बना दूंगी। तब राजीव ने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल करने का जो एहसान तुम मुझ पर कर रही हो ना, वही काफी है। मैं तुम्हारे एहसानों का और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता। इतना कहकर राजीव ने अपने बाल बनाए और कमरे से बाहर निकलकर किचन में आया और अपने लिए एक कप चाय बनाई। जब तक राजीव की माँ अपने कमरे से बाहर आई, तब तक राजीव अपनी चाय खत्म करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। शादी के दूसरे ही दिन राजीव को ऑफिस में देखकर उसके कलीग्स भी हैरान हो गए थे और वो सब तो राजीव को तंग करते हुए कहने लगे, अरे यार राजीव, क्या तुम भी सुबह सुबह मुंह उठाकर चले आए हो? कम से कम एक दिन तो अपनी पत्नी के नाम कर देते ना। तब राजीव ने कहा, मेरे यारों, काम भी तो जरूरी है ना, और वैसे भी शादी की खुशी इंसान को बस एक ही बार होती है, दूसरी बार की जाने वाली शादी कम और मजबूरी ज्यादा होती है। ये तो मेरा बेटा छोटा था, वरना शायद मैं दोबारा शादी कभी नहीं करता। राजीव को यूं सीरियस देखकर सबकी जुबान पर ताला लग गया और फिर सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। शाम को जब राजीव घर वापस लौटा, तो घर पर प्रिया की मुंह दिखाई का एक छोटा सा फंक्शन था, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया था, क्योंकि प्राची की मौत का गम अभी तक कम नहीं हुआ था। लेकिन राजीव के लिए तो ये सब कुछ बेमतलब था, क्योंकि प्राची के जाने से उसकी तो पूरी जिंदगी ही बेमतलब हो चुकी थी। खैर, वक्त यूं ही गुजरने लगा और ऑफिस से वापस आने के बाद राजीव अपने बेटे को गोद में भर लेता, उससे बातें करता, उसे प्यार करता, क्योंकि राजीव के लिए तो अब उसका बेटा ही उसका सब कुछ था। एक रात की बात है, जब राजीव को ऑफिस का कुछ काम था और वो सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। ऐसे मौके पर प्राची हमेशा राजीव के लिए कॉफी बनाकर ले आती थी और फिर उसके कंधे पर अपना सिर रख देती थी, और तब राजीव प्राची को मुस्कुराकर बस देखता रहता और कहता, थैंक यू सो मच जान। तब प्राची कहती, अब बस भी करो ना राजीव, और कितनी देर तक काम करेंगे आप? प्लीज अब तो अपना लैपटॉप बंद कर दो ना यार। और फिर जब राजीव प्राची से कहता, बस प्राची थोड़ी देर रुको ना, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने दो, तब प्राची कहने लगती, मुझे नहीं पता राजीव, ये मेरा वक्त है और मैं अपना वक्त किसी को भी नहीं दे सकती। तब राजीव प्राची को कनखियों से देखता और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता, बस 10 मिनट मेरी जान, फिर तो पूरी रात तुम्हारे नाम ही तो करनी है। तब प्राची जिद करने लगती और कहती, नहीं राजीव, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज आप अभी के अभी अपना लैपटॉप बंद कर दें, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और फिर राजीव को मजबूरन प्राची की जिद के आगे हार माननी पड़ी और वो कहने लगा, अच्छा बाबा, मैं अपना लैपटॉप बंद कर देता हूँ। और फिर राजीव प्राची को ऐसी ही बातों में उलझाए रखता और अपना काम भी निपटा लेता। काम खत्म होते ही राजीव अपना लैपटॉप एक तरफ रख देता और फिर प्राची के साथ एक ही कप में कॉफी भी पीने लगता। कॉफी पीते पीते प्राची ढेरों बातें करती रहती और राजीव उसकी बातें सुनता रहता।
राजीव प्राची की यादों से बाहर निकला तो देखा कि उसका बेटा सो चुका था, लेकिन प्रिया कमरे में कहीं भी नहीं थी। वेदांत को सुलाने के बाद शायद वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। राजीव एक हाथ से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और दूसरे हाथ से बार बार अपने कंधों को दबा रहा था। आज राजीव को प्राची की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि पहले जब भी राजीव ऐसे थक जाता था तो प्राची बिना कुछ कहे ही उसके कंधों की मालिश करने लगती थी। और तब राजीव उससे कहता था, प्राची मुझे ऐसे उल्टी सीधी आदतें मत डालो, लेकिन प्राची का हर बार एक ही जवाब होता था, ये मैं आपके लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपका हर काम अपने हाथों से करना और आपका ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। राजीव प्राची के बारे में ही सोच रहा था कि तभी अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और प्रिया कॉफी का कप लेकर कमरे में दाखिल हुई और उसने चुपचाप से कॉफी का कप सोफे के सामने रखे टेबल पर रख दिया। राजीव ने एक नजर कॉफी के कप की ओर देखा और फिर उसने दूसरी नजर सामने खड़ी प्रिया पर डाली और कहने लगा, उठाओ ये कप और ले जाओ यहाँ से। तब प्रिया ने कहा, मैं जानती हूँ राजीव, जब आप लैपटॉप पर काम करते हैं तब आपको कॉफी पीने का बहुत ही मन करता है। राजीव ने कहा, मेरे बारे में इतनी जानकारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वेदांत पर ध्यान दो, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगा। राजीव की बात सुनकर पहले तो प्रिया बिल्कुल ही चुप हो गई, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और राजीव के पास आकर सोफे पर बैठ गई। राजीव तो हैरत से आंखें फाड़े प्रिया को ही देख रहा था कि तभी प्रिया कहने लगी, राजीव आप मुझे माफ नहीं कर सकते हैं क्या? जो हो चुका है उसे भुलाया भी तो जा सकता है ना। तब राजीव ने कहा, शायद तुम्हारे लिए ये सब कुछ भुलाना आसान होगा, लेकिन मेरे लिए इतना आसान नहीं है। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझसे शादी ना करके मुझे ठुकराना तुम्हारा अधिकार था जिसका तुमने इस्तेमाल किया, और अब ये तुम्हारा एहसान है जो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखकर मुझ पर कर रही हो। तब प्रिया कहने लगी, राजीव तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वेदांत मेरा भी तो बहुत कुछ लगता है ना। राजीव ने प्रिया की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप लैपटॉप पर अपना काम करता रहा। राजीव का ऐसा रवैया देखकर प्रिया ने टेबल से कॉफी का कप उठाया और राजीव की ओर बढ़ाते हुए कहने लगी, प्लीज राजीव, मेरे लिए ना सही अपने काम के लिए ही ये कॉफी पी लो ना, क्योंकि मुझे पता है कि रात को जब तक आपको कॉफी नहीं मिलती तब तक आपका कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तब राजीव ने कहा, क्या समझ क्या रखा है तुमने मुझे? हाँ, क्या मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ? और क्या मेरा दिल कोई खिलौना है कि जब तुम्हारा जी चाहा ठुकरा दिया और जलील कर दिया, और जब जी चाहा तो फिर से मुझे अपना लिया? मेरे जज्बात तो तुम्हारे लिए कोई भी अहमियत ही नहीं रखते हैं ना। देखो प्रिया, अब बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। ये कहते हुए राजीव का लहजा कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया, जिसे सुनकर प्रिया राजीव के पास से उठकर चली गई। प्रिया के जाते ही राजीव को उसकी पुरानी बातें याद आने लगी कि वो प्रिया से कितना प्यार करता था और उसने कभी भी प्रिया को किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं किया था। प्रिया जब भी राजीव से कोई भी चीज मांगती थी तो वो बिना कोई सवाल किए ही प्रिया को वो चीज खरीद कर दे देता था। कभी महंगी घड़ी तो कभी कोई खूबसूरत जोड़ा, कभी महंगे जूते तो कभी मेकअप का सामान, राजीव प्रिया को सब कुछ लाकर दे देता था। शायद इसी को तो प्यार कहते हैं कि प्यार में पागल इंसान अपने महबूब की कोई भी फरमाइश को इनकार कर ही नहीं सकता। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या ये कहना जरूरी था कि राजीव प्रिया से कितना प्यार करता था? लेकिन उस वक्त तो प्रिया ने राजीव को ठुकराते हुए 7 साल की उम्र का फर्क उसके मुंह पर किसी तमाचे की तरह मारा था। और तब अगर प्रिया को ये 7 साल के उम्र का फर्क नजर आया था तो अब उसे ये फर्क नजर क्यों नहीं आ रहा था? और वो ये कैसे सोच सकती थी कि इतना कुछ होने के बाद भी राजीव उसके साथ एक नॉर्मल जिंदगी शुरू करेगा? यही सब कुछ सोच सोच कर राजीव के दिमाग की नसें फटने लगी थी, इसीलिए उसने गुस्से से अपना लैपटॉप बंद किया और सोफे के सामने वाले टेबल पर रख दिया। और फिर राजीव सोफे से उठ खड़ा हुआ तो देखा कि प्रिया सोने के लिए बेड पर लेट चुकी थी। राजीव धीरे से चलता हुआ बेड की तरफ आया और बेड के साइड टेबल पर रखी प्राची की तस्वीर उठाई, जो कि उनकी शादी के मौके पर खींची गई थी, और प्राची ने उस तस्वीर को एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेम में लगा रखा था। भले ही राजीव की शादी प्रिया से हो चुकी थी, लेकिन प्राची की वो तस्वीर आज भी वहीं रखी थी जहां राजीव सोया करता था, क्योंकि प्राची चाहती थी कि जब भी राजीव की आंखें खुलें तो सबसे पहले उसकी नजर के सामने प्राची का ही चेहरा हो। अगर राजीव की दाईं तरफ करवट होगी तो प्राची खुद उसे नजर आएगी, और अगर बाईं तरफ करवट होगी तो प्राची की तस्वीर उसे नजर आएगी।
प्राची की ऐसी बातें सुनकर राजीव हंसने लगता और कहता था, प्राची तुम भी ना सच में दुनिया का नौवां अजूबा हो, कैसी अजीब सी ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। आज प्राची की याद आते ही राजीव उसकी तस्वीर को अपने हाथों में थामे सोफे पर आकर लेट गया। तभी उसने देखा कि प्रिया उसे ही घूरे जा रही थी, लेकिन राजीव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। राजीव ने प्राची की तस्वीर को अपने सीने से लगाया और खुद पर कंबल डालकर सो गया। और फिर जब सुबह राजीव की आंख खुली तो उसके सीने से प्राची की तस्वीर गायब थी और प्रिया अभी भी राजीव को घूरे ही जा रही थी। राजीव ने सोफे पर लेटे लेटे ही एक नजर घड़ी की ओर देखा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गया, शायद उसे ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। जैसे ही राजीव अपने कपड़े निकालने अलमारी की ओर बढ़ा तो देखा कि उसके ऑफिस के कपड़े तो पहले से ही बेड पर पड़े हुए थे, शायद ये कपड़े प्रिया ने ही निकाल कर रखे थे। राजीव ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे किसी भी काम के लिए तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं कपड़े अपनी पसंद से पहनता हूँ और मुझे दूसरों की पसंद के कपड़े अच्छे ही नहीं लगते। तब प्रिया ने कहा, राजीव मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, चाहे फिर आप मुझे पत्नी स्वीकार करें या ना करें। इतना कहकर प्रिया कमरे से बाहर चली गई और राजीव ने सोए हुए वेदांत के माथे पर प्यार किया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। राजीव का दिल तो किया कि प्रिया के निकाले हुए कपड़ों को आग लगा दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका क्योंकि आज ऑफिस में उसकी एक मीटिंग थी जिसमें राजीव को वही कपड़े पहनने थे जो प्रिया ने पहले से ही निकाल कर रखे थे। राजीव ने वही कपड़े पहन लिए और टाई बांधने लगा था कि उसी वक्त प्रिया कमरे में दाखिल हुई और राजीव के पास आकर उसकी टाई बांधने लगी। राजीव तो हैरत से प्रिया को देखता ही रह गया, लेकिन फिर वो प्रिया के हाथ को पीछे करने लगा तो प्रिया ने राजीव के हाथ को जोर से झटक दिया और कहने लगी, राजीव जी मुझे मेरा काम करने दीजिए। राजीव ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा कोई भी एहसान। अभी तो राजीव ने इतना ही कहा था कि तभी प्रिया ने राजीव के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, मैंने आपके लिए नाश्ते में सैंडविच बनाकर रखा है, जल्दी से बाहर आकर नाश्ता कर लें वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। राजीव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बार बार ना करने पर भी आखिर प्रिया उसके इतना करीब क्यों आ रही थी। राजीव कमरे से बाहर आया तो प्रिया सच में नाश्ता बनाकर टेबल पर रख चुकी थी और अब वो शायद राजीव की मां के लिए नाश्ता बना रही थी। राजीव चुपचाप नाश्ता करने लगा तो प्रिया ने उसके लिए टेबल पर गर्मागर्म चाय का कप रखा और फिर राजीव चाय नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर भी राजीव एक अजीब सी उलझन में घिरा हुआ था और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर प्रिया राजीव से चाहती क्या है और वो राजीव के साथ ये सब क्यों कर रही थी। जब राजीव ऑफिस से घर आया तो प्रिया उसकी मां के साथ बैठकर हंस कर बातें कर रही थी और वेदांत भी उसकी गोद में खेल रहा था। राजीव ने आते ही वेदांत को प्रिया की गोद से ले लिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे से प्राची की सारी तस्वीरें गायब थीं। कुछ देर बाद प्रिया भी कमरे में आई और कहने लगी, जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। राजीव ने पूछा, प्रिया प्राची की तस्वीरें कहाँ है? तो वो कहने लगी, वो तो मैंने संभाल कर रख दी हैं। राजीव ने कहा, संभाल कर रख दी हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? वो तस्वीरें तुम्हें कोई तकलीफ दे रही थी क्या? तब प्रिया कहने लगी, हाँ मुझे तकलीफ दे रही थी, इसलिए मैंने वो सारी तस्वीरें उठाकर स्टोर रूम में फेंक दी। ये कहते हुए प्रिया का लहजा और अंदाज इतना सख्त था कि राजीव का दिल तो किया कि वो उसका मुंह तोड़कर रख दे। राजीव अपने बेटे को हाथों में लिए प्रिया के सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, जिन हाथों से तुमने उन तस्वीरों को स्टोर रूम में फेंका था उन्हीं हाथों से उठाकर यहाँ लाओ और उन्हें वापस वहीं रख दो जहाँ वो पहले थी। तब प्रिया ने कहा, वो तस्वीरें अब यहाँ नहीं लगेंगी क्योंकि अब ये मेरा कमरा है और मुझे इसे अपने तरीके से सेट करना है। तब राजीव ने गुस्से से कहा, प्रिया तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तो प्रिया कहने लगी, नहीं आ रही है। इतना कहकर प्रिया कमरे से बाहर जाने लगी तो राजीव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फिर से अपने सामने खड़ा कर दिया। राजीव ने कहा, प्रिया प्राची मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है और वो आज भी मेरे दिल में, मेरी आत्मा में यहाँ बसती है यहाँ। ये कहते हुए राजीव ने अपने दिल की ओर इशारा किया और कहने लगा, जब तक मैं अपनी प्राची की तस्वीर ना देखूं ना तो मेरी सुबह होती है और ना ही शाम होती है। तो अब चुपचाप से स्टोर रूम में जाओ और जाकर पहले प्राची की तस्वीरें यहाँ लेकर आओ। और वैसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा हूँ ना, तो बेहतर है कि तुम भी मेरे मामलों में दखल देने की कोशिश मत करो। लेकिन प्रिया के अगले शब्द सुनकर राजीव तो हैरत से उसे देखता ही रह गया, क्योंकि राजीव को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिया ऐसा भी कुछ कह सकती थी। प्रिया राजीव से कहने लगी,
राजीव, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। इतना कहकर प्रिया कमरे से बाहर चली गई, लेकिन राजीव को तो अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। कुछ देर बाद राजीव की माँ उसके कमरे में आई और कहने लगी, राजीव बेटा, तुम खाना खाने क्यों नहीं आ रहे हो? तब राजीव ने कहा, माँ आप खाना खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही बाहर खाना खा चुका हूँ। दरअसल राजीव ने झूठ बोला था, जबकि हकीकत तो ये थी कि प्रिया की बातें सुनकर राजीव की तो जैसे भूख ही मर गई थी। रात को जब प्रिया कमरे में आई तो उसे देखकर राजीव को अजीब सी उलझन महसूस हो रही थी, क्योंकि प्रिया की बातें अभी भी राजीव के कानों में गूंज रही थी। प्रिया जब कमरे में आई तब वेदांत बेड पर अपने छोटे छोटे खिलौने से खेल रहा था, तो प्रिया ने आते ही वेदांत को अपनी गोद में उठाया और उसे फीडर पिलाने लगी। वेदांत को फीडर पिलाते हुए भी प्रिया की नजरें राजीव पर ही टिकी हुई थी और प्रिया का इस तरह का देखना राजीव से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राजीव ने अलमारी से अपना टॉवल लिया और अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। जब तक राजीव शावर ले रहा था तब तक प्रिया वेदांत को सुला चुकी थी और फिर जैसे ही राजीव शावर लेकर बाहर आया तो प्रिया ने उसके साथ ऐसी हरकत कर दी जिसके बारे में राजीव कभी सोच भी नहीं सकता था। राजीव के बाथरूम से बाहर आते ही प्रिया उसका टॉवल खींचने लगी तो राजीव उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, प्रिया ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तब प्रिया ने कहा, हाँ राजीव, मैं पागल हो गई हूँ। इतना वक्त हो चुका है हमारी शादी को, लेकिन अभी तक तुमने मुझे मेरा हक नहीं दिया और आज तो मैं अपना हक लेकर ही रहूंगी। तब राजीव कहने लगा, प्रिया मेरा टॉवल छोड़ो, देखो इस तरह से जबरदस्ती करना लड़कियों को शोभा नहीं देता। लेकिन प्रिया पर तो ना जाने कैसा भूत सवार था अपना हक वसूलने का कि अगले ही पल उसने राजीव का टॉवल खींच लिया और राजीव के बेपर्दा वजूद के साथ लग गई। अपने बेपर्दा वजूद पर प्रिया के वजूद को महसूस करते ही राजीव के पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और इससे पहले कि राजीव खुद पर से कंट्रोल खो देता, वेदांत के रोने की आवाज से राजीव अपने ख्याली सपने से बाहर आ गया। प्रिया की बातों ने राजीव के दिमाग पर इतना गहरा असर डाला था कि अब उसके दिमाग में प्रिया की ऐसी ही छवि बन गई थी जैसे कि अभी अभी उसने अपने सपने में देखी थी। प्रिया वेदांत को चुप कराते हुए राजीव को देखने लगी और कहने लगी, क्या हुआ राजीव, आज कपड़े पहनने का इरादा नहीं है क्या? ये सुनते ही राजीव ने प्रिया से अपनी नजरें चुरा ली और चुपचाप अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर पहन लिया। कुछ देर बाद वेदांत फिर से सो चुका था और फिर जैसे ही राजीव अपना तकिया उठाकर जाने लगा तो प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, राजीव आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? अपना तकिया वापस यहीं बेड पर रख दें, क्योंकि आपकी जगह वहाँ सोफे पर नहीं बल्कि यहाँ बेड पर मेरे बराबर में है। राजीव ने कहा, प्रिया तुम तो बड़ी बेशर्म लड़की हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या? तब प्रिया ने कहा, जब एक पति को अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल ना हो तो फिर एक पत्नी क्या कर सकती है भला? तब राजीव कहने लगा, प्रिया तुम कुछ भूल रही हो। तो प्रिया कहने लगी, हाँ राजीव मैं भूल चुकी हूँ और अच्छा ही होगा कि आप भी बीती बातें भूल जाएं और अब अगर आप शराफत से मुझे मेरा हक नहीं देंगे ना तो मैं। इतना कहकर प्रिया चुप हो गई तो राजीव ने कहा, तो क्या प्रिया, तो क्या कर लोगी तुम? जाओ, नहीं दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारा हक। तब प्रिया कहने लगी, ठीक है राजीव, मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक मुझे मेरा हक नहीं देते। इतना कहकर प्रिया ने राजीव का हाथ छोड़ दिया और फिर राजीव ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया और प्रिया वॉशरूम में चली गई। राजीव ने अपनी आंखों पर बाजू रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर कुछ देर बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो राजीव के नथुनों से इतनी तेज खुशबू टकराई मानो उसके आसपास किसी ने कस्तूरी फैला दी हो। कुछ देर बाद कांच की चूड़ियों की आवाज सुनकर राजीव ने अपनी आंखों से बाजू हटाकर देखा तो प्रिया लाल रंग की साड़ी पहनकर आराम से बेड की उस तरफ लेटी हुई थी जहां से राजीव का सोफा बिल्कुल ही करीब था। प्रिया ने हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थी और वो बार बार अपनी चूड़ियों को खनका रही थी मानो वो ये सब करके राजीव का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। हालांकि रात को सोते वक्त राजीव को बिल्कुल खामोशी पसंद थी। हल्की सी भी आवाज होती थी तो राजीव की आंख खुल जाती थी। राजीव प्राची को तो साफ साफ कह देता था, देखो प्राची, रात को सोते वक्त मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए रात को सोते वक्त तुम अपने ये गहने और चूड़ियां उतार दिया करो। राजीव ने प्राची को बस एक बार ही समझाया था और फिर दोबारा बताने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन अब प्रिया की चूड़ियां लगातार राजीव की नींद में खलल डाल रही थी और ऊपर से प्रिया को इस तरह से साड़ी में तैयार देखकर राजीव का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था।
लाल रंग की साड़ी, होठों पर लाल रंग की लाली और हाथों में लाल रंग की चूड़ियां और ऊपर से उसके लंबे काले घने बाल। इस वक्त प्रिया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। प्रिया को इस होलिये में देखकर कुछ पल के लिए तो राजीव भी अपनी नजरें हटाना भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रिया उसका बहुत ही कड़ा इम्तिहान ले रही थी। और वैसे भी प्रिया ने राजीव को चुनौती दी थी कि आखिर कब तक वो प्रिया को उसका हक नहीं देगा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्रिया ने मेनका अप्सरा का रूप धर लिया हो और अब वो विश्वामित्र रूपी राजीव की तपस्या भंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। राजीव ने गुस्से में फिर से अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया, लेकिन प्रिया की चूड़ियों की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। राजीव ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए ही कहा, प्रिया प्लीज ये चूड़ियां उतार दो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तब प्रिया कहने लगी, जिसे मेरी चूड़ियों से प्रॉब्लम है वो खुद ही आकर मेरी चूड़ियां उतार दे। राजीव ने एक गहरी सांस ली और उठकर सोफे पर बैठ गया और देखा तो प्रिया वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। राजीव प्रिया के पास आया और प्रिया का हाथ पकड़कर एक झटके से उसे उठाकर बिठा दिया और उसके सामने बैठकर उसकी कलाई से चूड़ियां उतारने की कोशिश करने लगा। राजीव को ना तो चूड़ियां पहनाने का कोई एक्सपीरियंस था और न ही उतारने का, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश कर रहा था। तब प्रिया राजीव से कहने लगी, राजीव क्या आप जानते हैं कि ये साड़ी और चूड़ियां कौन सी हैं? राजीव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वो कहने लगी, ये वही साड़ी और चूड़ियां हैं जो आपने मुझे एनुअल डे पर दिलाई थी। और हाँ, आपने ये भी कहा था कि मुझ पर लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। प्रिया की ये बात सुनकर राजीव के हाथ रुक गए और वो हैरत से प्रिया की ओर देखने लगा तो वो प्रिया की आंखों में खोता ही चला गया। राजीव ने झटके से प्रिया का हाथ छोड़ दिया तो वो कहने लगी, राजीव कब तक अपने जज्बातों पर कंट्रोल रख पाओगे और कब तक मुझे इग्नोर कर पाएंगे? मैं जानती हूँ राजीव कि आपको नींद नहीं आ रही है और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। प्रिया की ये बात सुनकर राजीव उससे नजरें चुराने लगा, लेकिन अब उसका दिल बेकाबू होने लगा था। तब प्रिया अपना चेहरा राजीव के चेहरे के करीब ले गई और कहने लगी, कह क्यों नहीं देते राजीव कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ और मुझे देखकर आपकी नींदें भी उड़ गई हैं। बात तो प्रिया की बिल्कुल सच थी, लेकिन राजीव इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बस प्राची के नाम पर ही अपनी जिंदगी बिता देना चाहता था। राजीव वहाँ से उठने लगा तब प्रिया ने राजीव का हाथ थाम लिया और राजीव के शरीर में तो जैसे एक करंट सा दौड़ गया। तब प्रिया कहने लगी, राजीव आप अभी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि आप इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सुनकर राजीव ने बहुत ही बेदर्दी से प्रिया के हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और कहने लगा, प्यार और तुमसे तो मैं नफरत करता हूँ। और वैसे भी अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात नहीं है और न ही कभी आएंगे, क्योंकि मैं कल भी प्राची से प्यार करता था और आगे भी उसी से करता रहूंगा। इतना कहकर राजीव सोफे पर जाकर लेट गया तो प्रिया कहने लगी, राजीव आखिर कब तक आप मुझसे और अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे? अब तो ये प्रिया का रोज का नाटक बन चुका था। जब भी राजीव ऑफिस से घर वापस आता तो प्रिया अच्छे से तैयार होकर राजीव के सामने आती और कहती, बताओ राजीव मैं कैसी लग रही हूँ? और प्राची ये सारी बातें जानबूझकर राजीव की माँ के सामने ही पूछती थी और जब राजीव उसे कोई जवाब नहीं देता था तो राजीव की माँ उस पर बरसने लगती और कहती, अरे ओए कमबख्त, जवाब क्यों नहीं देते? वो बच्ची तुझसे कुछ पूछ रही है, मुंह में जुबान नहीं है क्या? तब राजीव कहने लगता, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो तो आजकल ऑफिस का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, बस इसीलिए ऑफिस के काम में ही बिजी रहता हूँ। तब राजीव की माँ ने कहा, अच्छा राजीव ऐसा करो कि आज प्रिया को कहीं बाहर ले जाओ और आज तुम दोनों खाना भी बाहर ही खा लेना। राजीव ने कहा, माँ मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, अलमारी के लॉकर में पैसे रखे हैं, वो जहाँ चाहे जा सकती है। मेरी तरफ से उसे कहीं भी जाने पर कोई रोक नहीं है, होटल में जाकर खाना खाए या फिर शॉपिंग करे, उसका जो मन चाहे वो कर सकती है, लेकिन मेरे पास उसके लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर राजीव अपने कमरे में आ गया और अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। राजीव सोचने लगा कि प्रिया तो वेदांत की माँ बनने के लिए राजीव से शादी करना चाहती थी, तो फिर वो राजीव की पत्नी बनने की कोशिश क्यों कर रही थी? जबकि शादी से पहले तो प्रिया को राजीव से कोई भी लगाव नहीं था, बल्कि वो तो राजीव से नफरत करती थी, तो अब वो अचानक ही राजीव पर अपना प्यार क्यों जता रही थी? कुछ देर बाद जब प्रिया कमरे में आई तब राजीव सिगरेट पी रहा था, तो प्रिया राजीव के पास आई और उसके हाथों से सिगरेट छीनकर बुझा दी और कहने लगी, राजीव आज के बाद आप सिगरेट नहीं पिएंगे। राजीव ने कहा, देखो प्रिया मैंने तुम्हें पहले भी कहा है
कि मेरे मामलों से दूर रहा करो। तो प्रिया कहने लगी, राजीव मैं आपकी पत्नी हूँ और आपकी सेहत का ख्याल रखना मेरा हक है। तब राजीव ने कहा, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने ये शादी क्यों की है, और ये तो तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से की है। तब प्रिया कहने लगी, राजीव अब जब शादी कर ही ली है तो फिर पत्नी की जरूरतों और इच्छाओं का ख्याल भी तो रखना ही चाहिए ना। तब राजीव ने कहा, देखो प्रिया, मैं तुम्हारी कोई भी जरूरत, कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, इसलिए मुझसे तो ऐसी कोई भी उम्मीद ही मत रखना। तब प्रिया कहने लगी, राजीव तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, किसी और के पास चली जाऊं क्या? प्रिया की ये बात सुनकर राजीव के अंदर तो जैसे एक आग सी लग गई थी और उसने सख्त लहजे में प्रिया पर चिल्लाते हुए कहा, शट अप प्रिया। ये कहते हुए राजीव का हाथ प्रिया पर उठते उठते रुक गया। राजीव के गुस्से को और उसके उठे हुए हाथ को देखकर प्रिया ने उसे धक्का दिया और कहने लगी, राजीव आप इंसान नहीं, पत्थर हैं पत्थर। मैं ही पागल थी जो ये सोचती थी कि शायद आप भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, गलती तो मेरी ही थी। मुझे प्राची की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। मरते वक्त प्राची मुझसे वादा लेकर गई थी कि मैं ना तो उसके बच्चे को कभी अकेला छोड़ूंगी और ना ही उसके राजीव को। इतना कहकर प्राची कमरे से बाहर निकल गई। तब राजीव को याद आया कि जब डिलीवरी के वक्त प्राची की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब लेडी डॉक्टर ने प्रिया को ऑपरेशन थिएटर में बुलाया था। हालांकि उस वक्त प्राची होश में थी, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और राजीव नहीं जानता था कि दोनों बहनों के बीच क्या बातें हुई थी। लेकिन राजीव को शुरू से ही ऐसा लगता था कि प्रिया वेदांत की खातिर उसकी मां के कहने पर राजीव से शादी करने के लिए राजी हुई थी और उसके दिल में राजीव के लिए कोई भी ऐसे प्यार के जज्बात नहीं थे। लेकिन आज राजीव की ये सोच सही साबित हुई थी कि प्रिया ने अपनी मां के कहने पर नहीं, बल्कि प्राची के कहने पर राजीव से शादी की थी और वो तो बस अपनी बहन को दिया हुआ वादा निभा रही थी। जबकि राजीव तो इस गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी नाराजगी प्रिया पर असर कर गई है और शायद इसीलिए प्रिया उसे मनाने की कोशिश कर रही है, या फिर शायद प्रिया सच में राजीव से प्यार करने लगी है। लेकिन नहीं, आज राजीव फिर से गलत साबित हो गया था। खाना खाने के बाद राजीव अपने कमरे में आ गया, लेकिन प्रिया अभी तक अपने कमरे में नहीं आई थी। कुछ ही देर में राजीव को तो नींद भी आ गई थी, लेकिन फिर जब काफी देर बाद प्रिया कमरे में आई तो उसके सिसकने की आवाज से राजीव की आंख खुल गई। प्रिया की आंखों में आंसू थे, शायद वो बहुत ही ज्यादा रोई थी। प्रिया आते ही अपने बेड पर लेट गई और उस दिन के बाद प्रिया ने कभी भी राजीव को परेशान नहीं किया था। अगले दिन प्रिया ने प्राची की सारी तस्वीरें वापस उनकी जगह पर रख दी थी और अब वो बहुत ही चुप चुप सी रहने लगी थी। प्रिया राजीव से ना तो ज्यादा बात करती थी और न ही उसके करीब जाने की कोशिश करती थी। एक बार राजीव अपने दोस्त के साथ मॉल में गया था, शायद उसके दोस्त को अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी, तो राजीव ने भी वेदांत के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली। शॉपिंग के बाद राजीव के दोस्त को भूख लगी थी, तो वो दोनों मॉल के एक फास्ट फूड कॉर्नर में चले गए। राजीव और उसका दोस्त जब फास्ट फूड कॉर्नर में पहुंचे, तो राजीव ने देखा कि प्रिया एक अजनबी नौजवान के साथ बैठकर उससे हंस-हंस बातें कर रही थी। प्रिया वेदांत को भी अपने साथ ले आई थी और वो प्रिया की गोद में खेल रहा था। राजीव को उस नौजवान का चेहरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि राजीव की ओर उस नौजवान की पीठ थी और वो भी प्रिया से हंस-हंस बातें कर रहा था। प्रिया को एक अजनबी नौजवान के साथ हंस-हंस बातें करते देखकर राजीव को अजीब सी बेचैनी होने लगी और वो सोचने लगा कि वो नौजवान कौन है और प्रिया उससे हंस-हंस बातें क्यों कर रही है। राजीव ने अपने दोस्त से कहा, यार तुम अपना खाना खत्म करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, तो मुझे घर वापस जाना होगा। इतना कहकर राजीव वहाँ से निकल गया, जबकि उसका दोस्त उसे पीछे से आवाज देता रहा, लेकिन राजीव उसकी बात सुने बिना ही घर लौट आया। कुछ देर बाद प्रिया भी घर वापस आ चुकी थी और वो आते ही राजीव की माँ से कहने लगी, मम्मी जी, आज तो मैंने वेदांत के लिए बहुत सारी शॉपिंग की है। इतना कहकर प्रिया राजीव की माँ को सारी शॉपिंग दिखाने लगी और आज तो वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। लेकिन फिर जैसे ही प्रिया अपने कमरे में दाखिल हुई, तो अचानक ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और वो चौंकते हुए कहने लगी, क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए। तब राजीव ने उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा, क्यों, मैंने जल्दी आकर कोई गलती कर दी है क्या? तो प्रिया कहने लगी, नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। और फिर राजीव प्रिया से कहने लगा, प्रिया मेरे लिए खाना गर्म कर दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज पहली बार राजीव ने प्रिया से अपने लिए कोई काम करने के लिए कहा था, इसलिए कुछ देर तक तो वो राजीव को टुकुर टुकुर देखती ही रही, लेकिन फिर वो खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई।
राजीव तो खाना खाते वक्त भी प्रिया को ही देख रहा था, जब प्रिया राजीव की माँ से हंस हंस कर बातें कर रही थी और साथ ही साथ वेदांत को फीडर भी पिला रही थी। खाना खाने के बाद राजीव अपने कमरे में आ गया, लेकिन प्रिया बहुत देर बाद कमरे में आई थी। राजीव अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस नौजवान पर ही अटका हुआ था। राजीव का गुस्से से बुरा हाल था, हालांकि वो तो बड़ी समझदारी से हर बात को बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन आज राजीव का गुस्सा देखकर ऐसा लगता था कि अब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई है। प्रिया जब कमरे में दाखिल हुई तब वेदांत उसकी गोद में सो रहा था और उसने वेदांत को बेड पर लेटाया और खुद कमरे से बाहर जाने लगी। राजीव ने कहा, सुनो प्रिया, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब प्रिया कहने लगी, नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे किचन में कुछ काम है। लेकिन फिर राजीव ने गुस्से से कहा, प्रिया मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, यहाँ आकर बैठो। ये कहते हुए राजीव का लहजा बहुत ही सख्त हो चुका था। राजीव ने ठान लिया था कि आज तो वो प्रिया से साफ साफ शब्दों में बात करेगा, इसलिए उसने प्रिया को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया और कहने लगा, प्रिया कौन था वो शख्स? तब प्रिया ने कहा, कौन सा शख्स? तो राजीव कहने लगा, वही नौजवान जिसके साथ मॉल में तुम हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके साथ खाना भी खा रही थी। राजीव की ये बात सुनकर प्रिया चुप सी हो गई और कहने लगी, वो कोई भी हो, लेकिन आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आप ही ने तो कहा था कि मैं जब चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ और जैसे चाहूँ अपनी जिंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी में दखलंदाजी ना करूँ। बस तो मैंने आपके कहने पर ही आपको आपके हाल पर छोड़ दिया और अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर प्रिया वहाँ से उठने लगी, लेकिन इससे पहले कि प्रिया वहाँ से उठकर चली जाती, राजीव ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से दबा दी। तब प्रिया कहने लगी, राजीव ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए राजीव, मुझे दर्द हो रहा है। राजीव ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें पता भी है कि दर्द क्या होता है? और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तकलीफ किसे कहते हैं? ये कहते हुए राजीव ने प्रिया के हाथ को और जोर से दबाया तो दर्द के मारे प्रिया की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। प्रिया ने कहा, राजीव आप होश में तो हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। तब राजीव ने कहा, प्रिया जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि वो शख्स कौन था और तुम उसके साथ वहाँ क्या कर रही थी, तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। आज तो राजीव गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन प्रिया कहने लगी, मेरा हाथ छोड़िए राजीव, मेरा हाथ टूट जाएगा। तब राजीव ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि वो शख्स कौन था, लेकिन प्रिया भी अपनी जिद पर ही अड़ी हुई थी। प्रिया की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो राजीव को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। राजीव ने कहा, बस अब बहुत हो गया प्रिया, अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। तो वो कहने लगी, राजीव ये आप किस हक से पूछ रहे हैं? और आप मेरे लगते ही क्या हैं? इस बंद कमरे में आप वेदांत के पापा हैं और मैं उसकी माँ। बस इसके अलावा हम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं है, यही तो कहा था ना आपने। इतना कहकर प्रिया अपने दूसरे हाथ की मदद से राजीव के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन प्रिया के हाथ पर राजीव की पकड़ तो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। प्रिया रोते हुए एक ही बात कह रही थी, राजीव मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। और जवाब में राजीव भी वही बात दोहराता था, पहले तुम बताओ प्रिया, कौन था वो शख्स? ये कहते हुए राजीव का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। प्रिया ने कहा, ये पूछने वाले आप कौन होते हैं और ये सवाल पूछने का आपको क्या हक है? तब राजीव ने कहा, प्रिया मैं तुम्हारा पति हूँ। तो प्रिया ने कहा, सिर्फ नाम के पति हैं आप? और हाँ, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो शख्स कौन है और कौन नहीं? आप मुझे अपने बेटे की माँ बनाकर ले आए थे ना, तो मैं भी तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रही हूँ। लेकिन राजीव पर तो ना जाने आज कौन सा भूत सवार हो गया था कि वो कहने लगा, प्रिया जब तक तुम उस शख्स के बारे में नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे फिर तुम्हारे हाथ की हड्डी ही क्यों ना टूट जाए। पता नहीं आज राजीव के अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ गया था कि आखिरकार प्रिया को हार माननी पड़ी और वो कहने लगी, वो मेरा क्लासमेट था। मैं वेदांत के लिए शॉपिंग करने गई थी तो वहीं उससे मुलाकात हो गई और वो मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछने लगा। लेकिन फिर शॉपिंग करने के बाद मुझे भूख लग रही थी तो हम दोनों एक फूड कॉर्नर में जाकर नाश्ता करने बैठ गए। बस इतनी सी बात थी, प्लीज अब तो मेरा हाथ छोड़िए। तो राजीव ने उसका हाथ छोड़ दिया। प्रिया की कलाई लाल हो चुकी थी और वो अपनी कलाई सहलाते हुए राजीव को गुस्से से घूरने लगी। तब राजीव ने कहा, अगर आइंदा मैंने तुम्हें किसी भी नौजवान के साथ देखा ना, तो मैं वहीं उसका मुंह तोड़कर रख दूंगा। ये सुनकर प्रिया मुंह बनाते हुए कहने लगी, खुद तो कभी बाहर लेकर नहीं जाते
और अगर मैं खुद कहीं चली जाऊं और किसी से हंसकर 2 बातें कर लूं, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ ना तो 2 मिनट कभी बैठते हैं और ना ही कभी बातें करते हैं और ना कहीं लेकर जाते हैं। एक जरा सी बात के लिए आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है, आखिर मैंने आपका ऐसा क्या बिगाड़ा था? ये कहते हुए प्रिया रोने लग गई और कहने लगी, अगर कोई मर्द किसी औरत को रिजेक्ट कर देना तो वो औरत उसे तुरंत ही माफ कर देती है, लेकिन शायद मर्दों में माफ करने की हिम्मत ही नहीं होती। आज अगर मैं आपकी जगह होती ना तो आपको कब का माफ कर चुकी होती, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, बस जिंदगी भर सिर्फ सजा ही देते रहेंगे। इतना कहकर प्रिया वहाँ से उठ गई और अपने आंसुओं को साफ करते हुए बेड पर लेट गई, लेकिन उसकी सिसकियां अभी भी बंद नहीं हुई थी। आज प्रिया की सिसकियां राजीव को चैन से सोने नहीं दे रही थी, तो वो अपना तकिया उठाकर बेड के पास आया और वेदांत को एक तरफ ठीक से लिटा दिया ताकि वो गिर ना जाए। राजीव ने प्रिया के तकिए पर अपना सिर रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया राजीव को खुद से दूर करने लगी और कहने लगी, राजीव छोड़ो मुझे। लेकिन राजीव ने उसकी जिस कलाई को बुरी तरह से लाल कर दिया था, उसी कलाई पर अपने होंठ रख दिए। राजीव ने प्रिया को अपनी ओर घुमाया और उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करने लगा। राजीव ने प्रिया की कलाई को देखते हुए कहा, प्रिया बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये कहते हुए राजीव का लहजा बहुत धीमा हो चुका था। तब प्रिया कहने लगी, मुझे दर्द हो या ना हो, आपको क्या? तब राजीव ने प्रिया की कलाई पकड़ी और कहने लगा, मुझे माफ कर दो ना प्रिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। वाकई में तुम्हारी गलती इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सजा मैंने तुम्हें दी है। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से ठुकरा भी सकती हो। तब प्रिया कहने लगी, पसंद तो मैं भी आपको करने लगी थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी बहन के लिए किया, क्योंकि मैं जान गई थी कि प्राची भी आपसे प्यार करती थी और हमारा रिश्ता होने से पहले ही प्राची ने खुद ही ये बात मुझे बताई थी। लेकिन जब आपकी माँ ने आपके लिए मेरा हाथ मांगा तो प्राची पूरी तरह से टूट गई थी और पूरा दिन उसकी आंखों से आंसू ही बहते रहते थे। लेकिन मैं अपनी बहन को इस तरह से रोते हुए और टूटते हुए नहीं देख सकती थी, बस इसीलिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ा ताकि आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दें और प्राची को अपना लें। और फिर जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ और आपने मुझसे रिश्ता तोड़कर प्राची से शादी कर ली। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस दिन प्राची की डिलीवरी के वक्त जब उसने मुझे ऑपरेशन थिएटर में बुलाया तो कहने लगी, प्रिया आज मैं तुम पर अपने छोटे से बच्चे की और अपने पति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बहन, मैं तुम्हारे और राजीव के बीच में आ गई थी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि राजीव मुझसे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करते हैं तो मैं तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आती। लेकिन अब किस्मत ने फिर से सब कुछ ठीक कर दिया है। मेरे मरने के बाद तुम राजीव से शादी कर लेना और मेरे बच्चे को उसकी माँ की कमी कभी भी महसूस मत होने देना। प्रिया तुम जानती हो राजीव इतने अच्छे इंसान हैं कि तुमसे प्यार करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके दिल में तो तुम बसती थी। लेकिन एक दिन राजीव की डायरी मेरे हाथ लग गई और तब मुझे पता चला कि राजीव के प्यार की असली हकदार तो तुम थी। मैं तो बेकार में ही तुम दोनों के प्यार के बीच में आ गई थी। और फिर प्राची ने अपने आखिरी पल में रोते हुए मुझसे वादा लिया कि मैं आपको और उसके बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर प्राची ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली और मैंने भी अपना वादा निभाकर अपना फर्ज पूरा किया। ये कहते ही प्रिया साइड टेबल पर रखी प्राची की तस्वीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं हार गई प्राची, मैं तुम्हारे राजीव को अपना नहीं बना पाई। तब राजीव ने प्रिया के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए कहने लगा, प्रिया क्या तुम जानती हो कि ये डायरी मैंने क्यों लिखी थी? मैं इस डायरी में अपने दिल का हर जज्बात लिखता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें किस हद तक चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि जब तुम शादी करके मेरे पास आओगी ना तब मैं खुद ही ये डायरी पढ़कर तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन फिर सब कुछ उल्टा हो गया। मेरी शादी प्राची से हो गई और फिर जब तुम्हें नफरत करते करते मुझे प्राची से प्यार हो गया तब वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये कहते हुए राजीव की आंखों से आंसू बहकर प्रिया के हाथ पर गिरने लगे तो प्रिया ने अपने हाथों से राजीव के आंसू साफ किए और उसके सीने से लग गई। आज प्रिया और राजीव की शिकवे शिकायत करने की रात थी और दोनों ने ही अपने अपने दिल की बात कहकर अपना दिल हल्का कर लिया और फिर एक दूसरे की शिकायतें दूर करते करते रात का ना जाने कौन सा पहर उनके मिलन की घड़ी बन चुका था, ये तो शायद वो दोनों भी नहीं जानते थे। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ
कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।